नमस्कार साथियों। अपनी पहली क्लास में प्रथा और रीति रिवाज चल रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए पहले हमने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और त्याग प्रथा के बारे में पढ़ा था। इसमें आज अपन आगे प्रथा और रीति रिवाज में मानव व्यापार, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मानव यानी स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी इसमें शामिल थे और इनके मेले लगते थे। इनमें इन्हें खरीदा और बेचा जाता था। ये जो है इसे मानव व्यापार के नाम से जाना जाता था। अब मानव व्यापार पर जो अपना राजस्थान है, संपूर्ण राजस्थान, उसमें एक कर लिया जाता था और उस कर को कहा जाता था वर्दा फिरोसी। मानव व्यापार पर राजस्थान में लिया जाने वाला कर, वो कर कहलाता था वर्दा फिरोसी। इसी मानव व्यापार पर कोटा में एक कर लिया जाता था, उसे कहते थे चौथान। चौथान नामक कर मानव व्यापार पर लिया जाता था और ये जिस रियासत में लिया जाता था उस रियासत का नाम है कोटा। इस मानव व्यापार पर जो सबसे पहले रोक लगी वो भी कोटा में लगी। मानव व्यापार पर रोक ये लगाई गई थी 1831। जिस रियासत, जिस राज्य या जिस जिले में लगी उसका नाम है कोटा। यहाँ ये रोक लगा दी गई। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह रियासत या कहें कि वह राज्य जिसने सबसे पहले एक लिखित आदेश जारी करके इस पर रोक लगाई, मानव व्यापार पर, तो ऐसा राज्य था जयपुर राज्य। उसमें 1847 में एक लिखित आदेश जारी किया गया और किस पर रोक लगा दी गई? मानव व्यापार पर रोक लगा दी गई। तो इसमें लिखना है कि लिखित आदेश जारी करके सर्वप्रथम मानव व्यापार पर रोक। तो ये रोक लगी थी 1847 में। जहां लगाई गई वो है जयपुर। सबसे पहले लिखित आदेश जारी करके मानव व्यापार पर रोक कब लगी? ये लगी 1847 में। कहाँ लगाई गई है? जयपुर में। तो ये था अपना मानव व्यापार। मानव व्यापार हुआ यानी स्त्री और पुरुष खरीदे और बेचे गए और इसमें इन्हें जब खरीदा और बेचा गया तो इन्हें किस रूप में काम में लिया गया? इन खरीदे हुए स्त्री पुरुष को दास के रूप में काम में लिया गया और ये प्रथा कहलाई अपनी दास प्रथा। तो दास प्रथा के बारे में एक क्वेश्चन तो कई बार ये पूछा गया है कि स्त्री और पुरुष हैं, उन्हें जो दास के रूप में रखा जाता था वो प्रथा क्या कहलाती थी? तो उसे कहा जाता था गोला गोली प्रथा। आप लिखेंगे कि स्त्री पुरुष को दास के रूप में रखने की प्रथा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है गोला गोली प्रथा। गोला गोली प्रथा स्त्री पुरुष को किसके रूप में रखना कहलाता है? दास के रूप में। ये जो दास राजमहलों में रखे जाते थे, यानी जहां महलों में ये निवास करते थे दास, उस स्थान को कहा जाता था राजलोक। तो हम लिखेंगे दासों के रहने का स्थान, और उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था राजलोक के नाम से जाना जाता था।
इस प्रथा पर रोक की बात करें, यानी दास प्रथा पर जो रोक लगी थी वो मानव व्यापार के 1 वर्ष बाद, यानी कब लगी थी? 1832 में। जहां लगाई गई थी तो वो रियासत कौन सी है? बूंदी। इन्हें स्त्री पुरुष को दास के रूप में रखना कहलाता था गोला गोली प्रथा। ये जो दास जहां रहते थे उस स्थान को कहा जाता था राजलोक, और इस पर रोक लगी थी 1832 में। कौन सी रियासत ने लगाई थी? तो वो है अपनी बूंदी रियासत। दास प्रथा के बाद में है अपनी डाकण प्रथा। नाम से पता चल रहा है कि किसी बुरी आत्मा से संबंधित है, और ये जो प्रथा है वो आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। आदिवासी क्षेत्र यानी राजस्थान का दक्षिणी भाग, उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की प्रथा है। इसमें कोई भी महिला जो गांव में घूम रही है, उसके रहने का कोई स्थान नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, उसे क्या करते थे, एक पेड़ के बांध दिया जाता था और उसके साथ मारपीट की जाती थी। इस मारपीट से यदि वो महिला जीवित रह जाती है तो उसमें बुरी आत्मा नहीं है, और यदि मारी जाती है तो उसमें बुरी आत्मा है। अब तानबेरो की एक बूढ़ी लुगाई ना पूरे दिन छेतांगा तो मरनी तो है ही। तो आदिवासी संभाग की प्रथा है, इसका विरोध हुआ, वो भी आदिवासी क्षेत्रों में ही हुआ, यानी उदयपुर में हुआ। जिस स्थान पर रोक लगी वो था खैरवाड़ा, और 1853 में रोक लगाई गई थी। तो सबसे पहले तो ये है कि ये कौन से संभाग की? उदयपुर संभाग की। कौन सी जाति वहां पर? एक तो भील और दूसरी मीणा। आदिवासी संभाग उदयपुर में भील व मीणा जाति की प्रथा है। कौन सी प्रथा है? वो है डाकण प्रथा। इस पर रोक कब लगी थी? 1853 में। कहाँ लगी थी? वो है खैरवाड़ा। जिला कौन सा है? ये है उदयपुर। उस समय शासक कौन थे? तो वो थे स्वरूप सिंह। और अंग्रेज अधिकारी जिसके प्रयासों से रोक लगी उनका नाम है जेसी ब्रूक। जेसी ब्रूक के प्रयासों से 1853 में उदयपुर के खैरवाड़ा में शासक थे स्वरूप सिंह। उनके समय एक प्रथा पर रोक लगाई गई। वो अपनी प्रथा कौन सी थी? उसका नाम है डाकण प्रथा। सागड़ी प्रथा। इसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सागड़ी प्रथा को अन्य किस नाम से? तो इसे बंधुआ मजदूरी के नाम से। साहूकार से जब कोई व्यक्ति पैसे उधार ले लेता था तो उसके परिवार का एक व्यक्ति उस पैसे के ब्याज के बदले साहूकार के यहाँ काम करता था, और उस प्रथा को ही क्या कहा जाता था? उसे सागड़ी प्रथा कहा जाता था। तो एक तो है इसका उपनाम। सागड़ी प्रथा को अन्य किस उपनाम से? तो अपन लिखेंगे बंधुआ मजदूरी। इसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। दूसरा, इस पर जो रोक लगी यानी सागड़ी निवारण अधिनियम। ये बना था कब? 1961 में। सागड़ी निवारण अधिनियम कब बनाया गया? 1961 में बनाया गया। और इसमें यह तय हुआ कि आप किसी भी व्यक्ति से उसके ब्याज के बदले कार्य नहीं ले सकते। इसी सागड़ी निवारण को संशोधित, यानी सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 को जो संशोधित किया गया था वो किया गया है कब? 1975 में। सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 में बना, जिसे संशोधित कब किया गया है? 1975 में किया गया है। सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है बंधुआ मजदूरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद है
दहेज प्रथा, दहेज एक सभ्य तरीके से मांगी गई भीख है और ये समाज के लिए अभिशाप है, जिसमें वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि लड़की वालों को ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो रोजगार का मतलब हमारे समाज में सिर्फ सरकारी नौकरी है, तो रोजगार प्राप्त ना हो, और लड़के वाले भी जब रोजगार मिल जाए तो उन्हें ऐसा कोई घर नहीं चाहिए कि जिस घर की बेटी गरीब हो, उन्हें भी उस रोजगार के बदले पैसे चाहिए, तो समाज के लिए अभिशाप है। दहेज प्रथा के लिए दहेज निवारक कानून, ये भी बना था कब? 1961 में। दहेज निवारक कानून कब बना था? 1961 में बना था। और वर्तमान में कानून है वो है 2006। वर्तमान में दहेज प्रथा को रोकने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो जिस कानून के तहत किए जा रहे हैं वो अपना कानून है 2006। दहेज निवारक कानून बना था 1961 में बनाया गया था। फिर है समाधि प्रथा। समाधि से मतलब जो साधु संत हैं वो क्या करते थे, वो जीवित ही या तो पानी में समा जाते या फिर मिट्टी में एक खड्डा खोदते और उसमें समा जाते, अपने प्राणों की आहुति दे दे। इसे कहा जाता था समाधि प्रथा। इस प्रथा पर जो रोक लगी वो लगी थी 1844 में। जिस जिले में लगी वो जिला है जयपुर, और जिस शासक के समय लगी सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह के समय 1844 में जयपुर में रोक लगाई गई थी, किस पर? समाधि प्रथा पर। सवाई राम सिंह जब शासक बने तो अल्पवयस्क थे, यानी आयु कम थी, बच्चे थे, राज्य नहीं संभाल पाते थे, तो अंग्रेजों के द्वारा प्रशासक बनाया गया था जिसका नाम था जॉन लुडलो। तो जॉन लुडलो के प्रयासों से 1844 में राम सिंह सेकंड के समय जयपुर में जिस प्रथा पर रोक लगाई गई वो अपनी प्रथा कौन सी है? वो है समाधि प्रथा। मोताणा प्रथा, ये भी आदिवासियों की प्रथा है, यानी उदयपुर संभाग की प्रथा है। इसमें क्या होता है कि किसी भूलवश आपसे कोई भी घटना होगी जिसमें कोई व्यक्ति, कोई पशु मारा गया, तो उसका हर्जाना लिया जाता था, उसके पैसे निर्धारित किए जाते हैं पंचायत के द्वारा, और यदि वो पैसे आप नहीं दे पाते हैं तो आपके घर वालों के साथ मारपीट की जाएगी, और उस समय तक की जाएगी जब तक आप वो पैसे नहीं दे देते हैं। तो मोताणा का शाब्दिक अर्थ है खून खराबे के बीच जुर्माना राशि वसूल करना। इसका शाब्दिक अर्थ तो हो गया खून खराबे के बीच क्या करना, जो जुर्माना निर्धारित किया गया है वो राशि वसूल करना। ये कौन से संभाग की प्रथा है? उदयपुर संभाग। तो वहां कौन सी जनजातियों की प्रथा है? तो वही पिछड़ी हुई जनजातियां, भील और मेणा जनजाति की प्रथा है। इस पर अभी भी रोक नहीं लगी है, यहाँ अभी भी ये कार्य किया जाता है। तो खून खराबे के बीच जुर्माना राशि वसूल करना कौन सी प्रथा कहलाता है? वो कहलाता है मोताणा प्रथा। और इसमें जो जुर्माना राशि होती है उस जुर्माना राशि को कहा जाता है चढ़ोतरा। मोताणा प्रथा में जो जुर्माना राशि वसूल की, जो निर्धारित की जाती है, वो राशि क्या कहलाती है? उसे चढ़ोतरा कहा जाता है। फिर कुछ अन्य प्रथाएं, एक है डाम देना, ये कई बार पूछा गया है। नाता प्रथा। डाम देना में क्या होता है कि जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं,
आदिवासी ऐसा नहीं करते। वो किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, अपनी बीमारी बताएंगे, तांत्रिक क्या करेगा, उनके जो शरीर पर जगह जगह गर्म सलाखें लगा देगा और उनका इलाज करेगा। ये जो उपचार की पद्धति है उसे क्या कहा जाता है, डाम देना कहा जाता है। इसकी उपचार पद्धति है आदिवासियों की उपचार पद्धति कौन सी है, डाम देना है। फिर है नाता प्रथा। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि नाता किसका नाम है, तो नाता हम कहते हैं रिश्ते नाते, तो नाता एक रिश्तों का नाम है। इसमें क्या होता है कि कोई भी विवाहित स्त्री और पुरुष अपने पति या पत्नी को छोड़कर अपनी पसंद के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है और उसे क्या कहा जाता है, नाता प्रथा कहा जाता है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वो है कि नाता रिश्तों का नाम है। इतना ही हमें लिखना है कि नाता क्या है, तो नाता एक किसका नाम है, नाता एक रिश्तों का नाम है। ये अपनी कुछ कुप्रथाएं थी। अब हम इसी प्रथा और रीति रिवाज में पढ़ते हैं। सबसे पहले जन्म से संबंधित रीति रिवाज या फिर उन्हें कहें संस्कार। जन्म से संबंधित जो संस्कार हैं वो 16 होते हैं, लेकिन जैसे कोई करण भेद यानी कानों में छेद करना, नामकरण, विद्या आरंभ, ये ऐसे संस्कार हैं आप नाम से समझ जाओगे कि इसमें क्या हो रहा होगा। हम जो मुख्य मुख्य हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। जैसे पुंसवन। पुंसवन संस्कार से अपना मतलब है, इसमें क्या होता था कि जब गर्भ धारण के बाद गर्भ में जो शिशु होता था उस शिशु को ऐसा संस्कार संपन्न करके कि यानी वो शिशु कुछ भी है, लड़का है या लड़की है, उसे पुत्र का रूप दिया जाता था। और ये पुत्र रूप देना क्या कहलाता था, इसे पुंसवन कहा जाता था। तो हम लिखेंगे गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पुंसवन संस्कार। इसके बाद पुंसवन के बाद है अपना सीमंतोनयन। इसमें क्या है कि जो गर्भवती है उसके साथ ऐसा संस्कार करना कि उसे अमंगलकारी शक्तियों यानी भूत प्रेत आदि से बचाया जा सके, वो संस्कार क्या कहलाता था, वो अपना कहलाता था सीमंतोनयन। तो इसमें लिखेंगे गर्भवती को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना। गर्भवती को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना क्या कहलाता है, वो है सीमंतोनयन। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शिशु के जन्म से पहले कौन से संस्कार होते हैं, तो दो तो हमने पढ़ लिया और एक होता है गर्भाधान। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, ये जो संस्कार हैं वो शिशु के जन्म से पहले ही किए जाते हैं। इसके बाद है जातकर्म। जातकर्म का मतलब ये होता है कि जब पुत्र का जन्म, क्योंकि अपना जो समाज है वो सारा पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, तो पुत्र के जन्म पर पिता क्या करता था, जब उसका जन्म होता तो उसे शहद या फिर अन्य किसी चीज की घुट्टी उसे दी जाती थी, उसका मुख देखता अपनी संतान का और फिर पिता स्नान करता, उसे क्या कहा जाता था, उसे जातकर्म कहा जाता था। तो इसमें हम लिखेंगे बस इतना ही, शिशु को घुट्टी देना, और ये घुट्टी देना किस नाम से जाना जाता है, जातकर्म के नाम से जाना जाता है। फिर है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब है निकालना, यानी जन्म के बाद 6-7 दिन बाद
जो हम जिसे हम छठी कहते हैं वो करना। तो इसमें क्या है, शिशु को सबसे पहले घर से बाहर यानी जिस कमरे में उस जच्चा को रखा जाता है उसे बाहर निकाला जाता है शिशु को, और उसे दिन के समय सूर्य के या फिर रात्रि का समय है तो चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। और ये सूर्य या फिर चंद्रमा के दर्शन करवाना वो संस्कार क्या कहलाता है, वो कहलाता है निष्क्रमण। तो इसमें हम लिखेंगे शिशु को सूर्य या फिर चंद्रमा के दर्शन करवाना, यानी प्रथम बार उसे सूर्य या चंद्रमा का जो दर्शन करवाया जाता है उस संस्कार को क्या कहा जाता है, उसे निष्क्रमण कहा जाता है। उसे घुट्टी देना क्या कहलाता है, जातकर्म कहलाता है। अमंगलकारी शक्तियों से गर्भवती को बचाना कहलाता है सीमंतोनयन, और गर्भस्थ शिशु को पुत्र का रूप देना क्या कहलाता है, ये कहलाता है पुंसवन। अन्नप्राशन या फिर है देशाटन। नाम से पता चल रहा है अन्न यानी अनाज, शिशु को प्रथम बार अनाज खिलाना वो संस्कार क्या कहलाता है, उसे अन्नप्राशन कहा जाता है या फिर उसे ही देशाटन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे शिशु को प्रथम बार अनाज खिलाना, और यह संस्कार क्या कहलाता है, ये अपना अन्नप्राशन या फिर देशाटन के नाम से यह संस्कार जाना जाता है। फिर है उपनयन। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है समीप जाना। किसके समीप जाना, गुरु के समीप जाना। गुरु के समीप क्यों जाना, शिक्षा प्राप्ति के लिए जाना। तो यानी जब यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ कहते हैं वो जब धारण की जाती थी, वो शिक्षा के लिए जाता था, उस संस्कार को क्या कहते थे, उपनयन। तो इसमें हम लिख सकते हैं वेदों का अध्ययन करेगा, जाकर गुरुकुल में जाएगा, वहां वेद पढ़ेगा, तो वेदारंभ या फिर शिक्षा प्राप्ति, ये क्या कहलाता है, इसे उपनयन के नाम से जाना जाता है। फिर है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म का मतलब ये है कि इसमें सबसे पहले यानी सर्वप्रथम शिशु के सिर के बाल काटना, जिसे हम जड़ूला उतारना कहते हैं अपनी भाषा में, तो उसे कहा जाता है चूड़ाकर्म। सिर के बाल काटना यह संस्कार चूड़ाकर्म कहलाता है। उसके बाद है गोदान या फिर केशांत। इसमें क्या है कि वो वयस्क होने पर जब उसके दाढ़ी मूछ आ जाती थी तो सर्वप्रथम दाढ़ी मूछ काटना, उस संस्कार को क्या कहा जाता था, उसे गोदान या फिर केशांत के नाम से जाना जाता था। तो इसमें है सर्वप्रथम या प्रथम बार दाढ़ी मूछ काटना, और इस संस्कार को क्या कहा जाता था, गोदान या फिर केशांत के नाम से। फिर है समापवर्तन, पाणी ग्रहण। समापवर्तन का मतलब है समाप्त करना। किसे, तो शिक्षा समाप्त करके जब वो घर आता था तो उस संस्कार को क्या कहा जाता था, उसे समापवर्तन कहा जाता था। इसमें हम लिखेंगे शिक्षा प्राप्ति पर घर लौटना, और ये संस्कार क्या कहलाता था, ये समापवर्तन कहलाता था। फिर है पाणी ग्रहण संस्कार। इसमें क्या है
उसने शिक्षा पूरी कर ली, तो यानी उसने जो ब्रह्मचर्य जीवन था उसे पूर्ण कर लिया। और ब्रह्मचर्य के बाद में अपना जो आश्रम आता था वो था गृहस्थ आश्रम, यानी विवाह वगैरह करना, संतान उत्पत्ति करना, वो कार्य कहलाता है गृहस्थ आश्रम में आता है। और इस संस्कार को क्या कहा जाता था? पाणी ग्रहण संस्कार। यानी कौन से आश्रम से? ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में प्रवेश। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना क्या कहलाता था? पाणी ग्रहण कहलाता था। तो ये जन्म के रीति रिवाज है, इसमें जन्म हुआ और फिर उसने शिक्षा पूरी की, यानी कोचिंग की, नौकरी लग गया, और नौकरी लगते ही आपको पता ही है सबसे पहला काम है विवाह है। तो हम अब पढ़ेंगे विवाह के रिवाज, यानी रस्म या फिर रीति रिवाज। विवाह के रीति रिवाजों में एक बार हम इनको लिख लेते हैं कौन से। एक तो है चीकनी कोथली, एक है रीत प्रथा, इकताई प्रथा, बढ़ार का भोज। चीकनी कोथली यानी विवाह में सबसे पहला कार्य होता है कि सगाई होना। तो सगाई में क्या करते हैं कि वर और वधू पक्ष एक दूसरे को उपहार देते हैं, और ये उपहार देना क्या कहलाता है? ये चीकनी कोथली के नाम से जाना जाता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि चीकनी कोथली विवाह में किसकी रस्म है? तो वो है सगाई की रस्म। रीत प्रथा से अपना मतलब है कि सगाई पूरी हुई तो वर पक्ष के द्वारा वधू के लिए उपहार भेजे जाते हैं, और वो उपहार भेजना क्या कहलाता है? रीत प्रथा कहलाता है। कि सगाई होते ही लड़का उस लड़की के लिए मोबाइल भेज देता है, और वो मोबाइल भेजना कौन सी प्रथा है? वो रीत प्रथा है। फिर है इकताई प्रथा। इकताई प्रथा से मतलब है जब विवाह तय हो गया तो वर और वधू दोनों दर्जी के पास जाकर अपने वस्त्रों का माप देते हैं, यानी अपनी भाषा में नाप देते हैं। वो नाप देना क्या कहलाता है? इकताई प्रथा कहलाता है। बढ़ार का भोज, ये अब सीजन चल रहा है और तो घना ही चेपता होगा रोजी नहीं। इसमें क्या है? बढ़ार का भोज, क्वेश्चन यही बनता है कि बढ़ार का भोज कब आयोजित होता है? तो विवाह के अवसर पर। कौन से पक्ष के द्वारा आयोजित होता है? तो वर पक्ष के द्वारा। सबसे पहले है चीकनी कोथली, किसकी रस्म है? तो ये है सगाई की रस्म। इतना ही इसमें लिखना है हमें। चीकनी कोथली, इसके आगे लिख दो सगाई की रस्म। रीत प्रथा किसके द्वारा? वर पक्ष द्वारा। किसके लिए? सिर्फ वधू के लिए, पक्ष नहीं, पक्ष में तो उसकी माँ, चाची, ताई सब आ जाएंगी, तो इतने मोबाइल तो भेजते नहीं है, एक ही भेजा जाता है। वधू के लिए क्या करना? उपहार भेजना। वर पक्ष द्वारा वधू के लिए उपहार भेजना क्या कहलाता है? रीत प्रथा। इकताई प्रथा में क्या है? दोनों कौन कौन? एक तो वर और दूसरा वधू, ये क्या करते हैं? अपने वस्त्रों का माप देते हैं। वर वधू द्वारा वस्त्रों का माप देना। बढ़ार का भोज किस अवसर पर आयोजित होता है? विवाह के अवसर पर। कौन से पक्ष द्वारा? वर पक्ष द्वारा आयोजित। तो बढ़ार का भोज वर पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर आयोजित होता है। जनोटन, बरोटी, हिरावणी,
ग्राम सेवक में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जनेऊटन क्या है। जनेऊटन एक भोज है, किस अवसर पर आयोजित होता है? विवाह के अवसर पर। कौन आयोजित करता है? वर पक्ष के द्वारा। बरोटी, इसमें क्या होता है कि जब विवाह होता है, नववधु घर आती है और उसके सम्मान में जो अपने सगे संबंधी हैं उनके लिए एक भोज आयोजित किया जाता है। उस भोज को क्या कहा जाता है? उसे बरोटी कहा जाता है। हिरावणी का मतलब है वधु जब प्रथम बार आती है तो उसकी सास उसे भोजन करवाती है अपने हाथों से, और ये जो भोजन है वो क्या कहलाता है? हिरावणी कहलाता है। जेवनवार, ये भी नाम से पता चल रहा है, अपनी भाषा में जीवनवार। इसमें क्या है, ये ज्यादातर भोज थे वो वर पक्ष आयोजित करता है, और ये जो भोज है वो किसके द्वारा? वधु पक्ष के द्वारा आयोजित होता है। कौन सा भोज? जेवनवार। तो सबसे पहले तो है जनेऊटन, ये कौन सा पक्ष? वर पक्ष द्वारा आयोजित भोज। वर पक्ष द्वारा आयोजित भोज जनेऊटन है। बरोटी, ये क्या है? नव वधु के सम्मान में आयोजित भोज। हाँ, ये भोज है। आप ये मत समझ लेना कि बरोटी नाम है तो सासू आते कती होगी कि बरोटी लिया। तो बरोटी नव वधु के सम्मान में है। फिर है हिरावणी। हिरावणी से अपना मतलब है वधु को सास द्वारा प्रथम भोज, और वो भोज क्या कहलाता है? वो कहलाता है हिरावणी। ये सास अपनी जो बहू है, अपने बेटे की पत्नी है, उसे ये भोजन करवाती है, और ये वो बहू ये भी समझती है कि सुख का पहला और अंतिम भोजन यही था, बाकी तो खानी कौन दी सुख हूं। जेवनवार, इसमें क्या है? कौन से पक्ष के द्वारा? वधु पक्ष द्वारा आयोजित भोज। वधु पक्ष द्वारा आयोजित भोज क्या कहलाता है? ये जेवनवार कहलाता है। फिर है सामेला या मधुपर्क। नाम सुना होगा, परिचित भी होंगे। इसमें क्या होता है कि जब बारात वधु के यहाँ पहुंचती है तो उस बारात का स्वागत किया जाता है। तो वधु पक्ष द्वारा बारात का जो प्रथम स्वागत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सामेला या फिर मधुपर्क। इसमें लिखेंगे वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत, और ये स्वागत करना क्या कहलाता है? इसे सामेला या फिर मधुपर्क के नाम से जाना जाता है। जाला मेला की आरती। दूल्हा जब तोरण पर पहुंचता है तो उसकी सास क्या करती है? उसकी आरती उतारती है, और ये आरती उतारना क्या, कौन सी आरती कहलाता है? ये है झाला मेला की आरती। तो वर की सास द्वारा उसकी आरती उतारना। वर की सास द्वारा उसकी आरती उतारना क्या कहलाता है? ये कहलाता है झाला मेला की आरती। कन्यावल या फिर अखनाल, इसमें आपने देखा होगा जब अपने घर पर अपनी बहन या फिर किसी अन्य लड़की की शादी होती है तो परिवार का जो बड़ा व्यक्ति होता है वो उपवास धारण करता है, और वो उपवास क्या कहलाता है? उसे कन्यावल या फिर अखनाल के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखेंगे वधु
के पिता द्वारा, पिता या फिर अन्य कोई भी संबंधी, चाचा ताऊ जो भी हैं, वधू के पिता द्वारा विवाह के दिन उपवास करना। और ये उपवास क्या कहलाता है? इसे कन्यावल या फिर अखनाल के नाम से जाना जाता है। ओलांदा, ये कई बार पूछा गया है। ओलांदा से मतलब है कि जो वधू होती है जब विवाह हो जाता है और ससुराल जाती है तो प्रथम बार उसके साथ उसका भाई या फिर अन्य कोई भी संबंधी उसके साथ जाता है, और वो जो साथ जाने वाला है उसे क्या कहा जाता है? ओलांदा कहा जाता है। यदि वो भाई है तो ओलांदा है, और वो वधू की बहन है तो वो ओलांदी है। तो वधू के साथ आया हुआ उसका भाई या अन्य संबंधी, वधू के साथ आया हुआ उसका भाई या अन्य जो संबंधी है उसे क्या कहा जाता है? उसे ओलांदा कहा जाता है। अणवर, आपने देखा होगा विवाह के समय वर के साथ और वधू के साथ, वर के साथ उसका दोस्त और वधू के साथ भी उसकी जो सखियां होती हैं वो उसके साथ रहती हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है? उसे अणवर कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कि वर वधू के साथ रहने वाला उनका साथी या फिर साथिन, उसे क्या कहा जाता है? अणवर कहा जाता है। ये उनके काम कर देता है। और पहरावणी या फिर रंगबरी, नाम से पता चल रहा है। पहरावणी आप देखते हैं जब सुबह, जिसे हम समठूणी कहते हैं, विदाई कहते हैं, वो होती है तो जो वधू का पिता है अपनी हैसियत के अनुसार प्रत्येक बाराती को उपहार देता है। वो उपहार क्या कहलाते हैं? पहरावणी या फिर रंगबरी। तो वधू के पिता द्वारा बारात को उपहार देना। फिर है उजण, ये होता है दहेज का सामान। दहेज में जो भी सामान दिया जाता है उसे उजण के नाम से। और विवाह के रीति रिवाज में अंतिम दो हैं। एक तो है गोना, यानी जिसे अपनी भाषा में मुकलावा के नाम से, छोटी उम्र में विवाह किया जाता था तो जो वधू है उसे वयस्क होने पर प्रथम बार ससुराल भेजना, उसे क्या कहा जाता था? गोना कहा जाता था। तो इसमें आप गोना ओब्लिक करके मुकलावा, इसमें लिखो वधू को प्रथम बार ससुराल भेजना। और लास्ट है विवाह के रीति रिवाज में बिनोटा। ये आप सभी को पता है कि वर वधू के जो जूते चप्पल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बिनोटा कहा जाता है। तो इसमें लिख लो वर वधू के जूते चप्पल। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।